बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से TF10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। दिन का आगाज़ बड़ा खूबसूरत हुआ जी। जैसे ही फजर की आज़ान हुई तो शहर में जलथल एक हमने देखा। कुछ इलाकों में अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। ऑल दो बारिश के बाद अभी जब धूप निकल आई है शहर में तो मौसम कुछ जो है वो हब्स वाला महसूस किया जा रहा है। अलबत्ता ये मनाजिर हैं शहर में बारिश के बाद के, जब आप देख रहे हैं जी हर जगह जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कराची से हम खबरें ऐसी देख रहे थे कि वहाँ पर बारिश की वजह से कुछ कराची वाले परेशान भी नज़र आ रहे थे, लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें लाहौर ये बारिश से खुश हो जाते हैं। अब बारिश से खुश तो हो जाते हैं, बारिश के बाद वाली जो सिचुएशन होती है और उसके साथ साथ बारिश के दौरान जो घंटों हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जी आपके फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं और 2 घंटे आपको पता ही नहीं कि लाइट कब आनी है। अलबत्ता अभी बहुत सारी शाहराहों पर जो है नकासियाब के मौसम इंतजाम ना होने की वजह से फिलहाल हमें पानी नज़र आ रहा है, लेकिन अब वासा के तो दावे यही हैं कि जी उनके कैंप्स लगे हैं, उनके फील्ड के जितने भी लोग हैं मौजूद हैं फील्ड में और काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें क्लियर नज़र आएंगी ये तमाम शाहराएँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी शाहराहों से पानी निकाल भी लिया गया है और कुछ पर अभी काम जारी है, लेकिन रिहायशी इलाकों में लोग शिकायतें ये करते हैं कि उनके गली मोहल्लों में जल्दी कोई टीम आती नहीं है। हेल्पलाइन नंबर जो दिया जाता है वहाँ पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो इस वजह से बहुत अरसा ये प्रॉब्लम उन्हें रहती है कि जी पूरा पूरा दिन भी उनके घर के बाहर से पानी गायब नहीं होता। बारिश का पानी मौजूद रहना इसलिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डेंगू का सीज़न है और अब जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं खौफ की अलामत बनता जा रहा है। तो इशू ये है कि जी बारिश का पानी जिसका निकास जल्दी मुमकिन होना चाहिए, इसके लिए इदारों को अब मुतहरिक होने की ज़रूरत है, अपनी फील्ड कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। किस इलाके में कितनी बारिश हुई है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो भी दिखा रही हैं आयशा। साथ ही साथ मैं अभी बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो देख रही थी जी। जैसी हेडलाइंस हुई बादामी बाग में दुकान के शटर से करंट लगने से 8 साला बच्चा जान बहक हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मौसम ऐसा हो कोशिश ये कीजिए अपने छोटे बच्चों को घरों से बाहर मत निकालिए। मतलब क्या आपने दूध लेने के लिए 8 साला बच्चे को घर से बाहर निकाला, बारिश हो रही थी, उसने शटर को हाथ रखा और शटर में करंट आया हुआ था। तो बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, थोड़ी सी अपनी कोशिश भी करनी चाहिए, इतने छोटे बच्चों को घर से मत निकालिए। सेकेंडली अगर कोई बड़ा भी जा रहा है तो जहाँ कहीं पर भी आपको बिजली के पोल नज़र आ रहे हैं, वायर्स गिरी हुई नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा दूर होके चलें। बाकी अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मौसम की सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर आला पंजाब शहर लाहौर की तरक्की के लिए मुत्तहरिक, फाइनली कह दूं ये हेडलाइन में नहीं लिखा था मैंने कह दिया जी। खालिद मस्जिद चौक, कैलवरी ग्राउंड अंडरपास और घोड़ा चौक यक तरफा फ्लाईओवर की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, पंजाब असम्बली में चोर चोर के नारे। ऑल क्राइम हॉटस्पॉट पर मजीद 490 कैमरे नस्ब करने की तैयारियां। सिर्फ एक अच्छी खबर है कि वज़ीर आला ने नजर करम कर दी है शहर पर। बाकी आगे कुछ खबरों को हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छी खबर है भी या नहीं। भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, भट्ट साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है भट्ट साहब? शुक्र। मैंने सुना नहीं आपने क्या भट्ट साहब मैं दोबारा रिपीट कर कसम से मैंने वाकई नहीं, मेरा फाइनली सुन ली, उस पर आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं मैंने नहीं सुना। चले जी मैं रिपीट कर देती जी। आज की पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। लाहौरिये जो है वो खुश हो जाते हैं, यकीन माने जब भी उनको पता चलता है ना शहर में कोई काम होने वाला है। वज़ीर आला पंजाब शहर की तरक्की के लिए मुतहरिक है और खालिद मस्जिद चौक, कैलवरी ग्राउंड अंडरपास, घोड़ा चौक यकतरफा फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी गई है। क्या कहेंगे भट्ट साहब, कितना जरूरी है ये मुझे बताएं। ये सारे इंसान जो उनसे हैं वो सिर्फ इसी साइड पे बसते हैं, डिफेंस वाली साइड पे, पोश इलाकों में, पोश इलाकों में बसते हैं, उसके अलावा इंसान नहीं है। सीएम साहब का खुद भी गुजर होता होगा ना, मेरा ख्याल है गुजर। वैसे ना भी हो तो उनके लिए तो स्पेशल प्रोटोकॉल लग जाता है, फंसते तो बेचारे हम जैसे लोग। अच्छा बता क्या बड़ी दिलचस्प बात है, मैं कल भी डिस्कस कर रहा था बैठ के वहाँ पे असाइनमेंट पे। वैसे भी ये बड़ा मासूम सा हमारा वज़ीर आला बेचारा, इसको सिक्योरिटी ने इस तरह अपने हिसार में लिया हुआ है कि जिस तरह वो आप ये कह लें कि अनार के अंदर अनार का जो बाहर का हॉल होता है वो आपने देखा सख्त होता है थोड़ा सा, समटाइम उसको जोर ना मारो तो पिचक भी जाता है वैसे तो, लेकिन
उसको इस तरीके से, गवर्नर का ओहदा भी बड़ा अहम है ऐसे ही आपने। बिल्कुल। अच्छा, आपने दोनों के प्रोटोकॉल देखे हैं आपने? बिल्कुल है, बिल्कुल। कितना फर्क आपको नजर आया? अच्छा खासा। वो गवर्नर जो यानी कि वफाक का नुमाइंदा और बड़ा अहम नुमाइंदा है वो, यानी कि वो जब घूमता फिरता है ना, मैं स्टोरी पे आता हूँ, मैं थोड़ी सी जरा जी। वो जब घूमता फिरता है, वो कोई अगर उसको कोई रोक ले तो वो बेचारा रुक भी जाता है, खड़ा होकर डिस्कस भी कर लेता है, उसका प्रोटोकॉल भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। मैं एज अ बीट रिपोर्टर भी बात कर रहा हूँ, मैंने उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है। सीएम साहब हालांकि यानी कि सूबे के कह ले माई बाप हैं, और वालिद जो होता है वो बड़ा शफकत वाला होता है, शफकत के साथ अपने लोगों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने शहरियों के साथ पेश आता है। लेकिन मुझे इसकी कर तो रहे हैं बट साहब, शहर की तरक्की की तरफ आ गए हैं, और कौन सी शफकत चाहिए? चंगा भला मेरा जोड़ा बंदा है ना, मैं थोड़ी तारीफ तुरूफ करन ते जाना, तुसी सारा ही बट साहब शहर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैफिक। अच्छा, अभी सोच रहे हैं, अभी मंजूरी दी गई है? नहीं, आप कह रही ना सोच रहे, यानी कि अभी सोच उनकी शुरू हुई है। अगर सोच वो अभी रहे हैं कि लाहौर शहर की तरक्की के लिए, तो मुझे बताएं इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? बिल्कुल, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात वही जो मैंने बात की आपसे कि सारे यानी कि सारे इंसान सिर्फ इसी साइड पर है, सारी तरक्की इसी साइड पर होनी है। यानी कि आप ये देख लें, वहाँ पे फ्लाईओवर भी, एक घोड़ा चौक के अंदर फ्लाईओवर बनेगा, खालिद मस्जिद के नीचे से एक अंडरपास बनाया जाएगा। अच्छा, उससे पहले आपने एक अंडरपास जो है, जो आपका मेगा प्रोजेक्ट था जिसको आपने करना था मुकम्मल, वो पता नहीं कितनी देर में मुकम्मल हुआ, फिरदौस अंडरपास, ये भी उसी साइड पर है ना, उसी साइड से निकल के जाता है। बिल्कुल। तो ये इस साइड पे क्यों नहीं आते हैं? मैं समझने से बाला तर हूं। सीएम साहब मिलते भी नहीं कि बंदा उनसे पूछ ले, भाईजान इधर भी कोई इंसान वाजदे ने, शादरा वाली साइड थे, इमामिया कॉलोनी वाली साइड थे, मीनारे पाकिस्तान, लारी अड्डा है, पाटी चौक, लोहारी है, मोची दरवाजा, ग्वाल मंडी वाली साइड हो गई, लक्ष्मी चौक हो गया, ऐसे कोई इंसान वाजदे ने कि नहीं वाजदे? मेरा ख्याल है इधर इंसान नहीं रहते हैं। इसी वजह से तरक्की का जो रुख है ना, वो सिर्फ उन्हीं पोश इलाकों की तरफ मोड़ा जाता है कि जहां पर इनको इंसान नजर आते हैं। ये बाकियों को इंसान नहीं समझ रहे। अगर ये समझ रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं, तरक्की का थोड़ा सा रुख चले, ਐਵੇਂ को बड़ा टर्न है, तुसी यू टर्न ना मारो, थोड़ा जिन्ना एक यू टर्न इधर भी मार दे हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब बेसिकली हमारे देखने वालों को ये समझा दें कि यहाँ पर जो मंजूरी दी गई है फ्लाईओवर बनाने की, वो कितना ज़रूरी था, उससे मसाइल क्या थे, और ये अंडरपास अगर बन जाता है तो इससे कौन कौन से ट्रैफिक मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं जितनी दफ़ा भी वहाँ से गुजरा हूँ, मैंने लोगों को वहाँ से, बहुत कम लोगों को पैदल सड़क क्रॉस करते देखा, बहुत कम लोगों को ऑनेस्टली। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, ज्यादातर वहाँ पे जो लोग हैं वो गाड़ी सवार, गाड़ियों पर हैं, वो अपने, यानी कि अब चलो छोड़ो रहने दो, यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो गाड़ियों के सवार हैं। वहां पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत थी कि वहां पे ये अंडरपास बनाया जाता या फ्लाईओवर बनाया जाता। चले फ्लाईओवर कह सकते हैं आप, बना ले, अच्छी बात है, फ्लाईओवर बना लिया, लेकिन ये कहना कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जरूरी था, तो आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता हूँ कि जरूरी था। जहां पे जरूरी है ना, थोड़ी सी सोच कर उस साइड पे ले जाएं तो मेरा ख्याल है बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खैर, जो शहर में तरक्याती काम चल रहे हैं वो खबर से हम हटके हैं, लेकिन उन पर भी काम की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। जैसे आज शहर में बारिश हो गई तो अच्छी खासी ट्रैफिक का सामना था जी हमें। गुलाब देवी अंडरपास काम चल रहा है, शेरावाला, तो ये चीजें अगर हम पहले प्रायोरिटी पे हल कर लें और बाद में नए आने वाले मंसूबों की तरफ काम करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए, यहाँ हमारी जारी कामों को भी बेहतर करना, जारी कामों को ना इशू पता क्या, देखें आप, ये देखिए, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में यही बात की थी, आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुरू किया, क्या सूरत है? देखिए, हॉस्पिटल है वहां पे, एक हॉस्पिटल नहीं है, मेरे ख्याल से 3 हॉस्पिटल है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ठीक है, और उसके साथ ही आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ गया। आप मुझे बताएं, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल पेशेंट थोड़ा सा आगे आपका इत्तफाक हॉस्पिटल, चले हम क्या लेते हैं, वो परली साइड पर, दूसरी साइड पर आप मॉडल टाउन से उधर एंटर हो सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपका मेजर हॉस्पिटल है। अच्छा, आप शेरावाला चला जाएं, शेरावाला सबसे ज्यादा रशी एरिया है, और वहां पर आपका बिजनेस हब है जी, आपकी ऑटो मार्केट है, आपका अंदरून शहर के तमाम मार्केट है वहां पर। एग्जैक्टली, आपने एट अ टाइम सारा कुछ शुरू कर दिया और आपने ये नहीं देखा कि जो उनके लिए मुतबादल प्लान है क्या होगा, किस तरीके से लोग आएंगे, किस तरीके से। और शुरू करने का टाइम हमारा कौन सा था जी? मॉनसून पीक आर, जब आपको बताए गए थे बारिशें भी होनी है। खैर, अब क्या किए, काम तो हो रहा है कि अब जल्दी मुकम्मल हो जाए, यही दुआ कर सकते हैं। हमने बात करनी है जी
कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कल जो पंजाब असम्बली में हंगामा राई हुई, राना मशहूद साहब कह रहे थे जी उनकी गुफ्तगू के दौरान हुकूमती जो रहनुमा थे उनकी जानिब से नारे भी लगाए गए। इस पर आते हैं, फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम बात करने वाले हैं जी पंजाब असम्बली के इजलास की कहानी की, जहां पर चोर चोर के नारे लगाए गए, कारोबार तबाह हो गए, ताजिर फट पड़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। मैं कहती हूँ कोई एहतजाज कर भी ले, बट साहब एहतजाज ही तो कोई नहीं कर रहा। किधर एहतजाज कर? सीरियसली मैं तो कह रही हूँ कि एहतजाज वहाँ पर होता है जहाँ पे कौम जिंदा हो और उनको कोई लीड करने वाला हो। जब यहाँ पे लीड करने के जो दावेदार हैं वही अपने अपने केसेस के अंदर उलझे हों, अपनी वजाहतें दे रहे हों, उनको कौम की कोई परेशानी या फिक्र लाहक ना हो, तो फिर कौम कैसे एहतजाज करेगी? माजरत के साथ ये कौम जो है, जिसको हम जिंदा दिल कौम कहते हैं, ये मुर्दा कौम हो चुकी है और इसको इस हाल तक पहुंचाने में हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। एक और तबके का भी हाथ है, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिशियन का। देखिए, पॉलिटिशियन लीड करता है, अवाम के जो वोट हैं अवामी नुमाइंदा कहलाता है, अवाम के वोटों के साथ वो असेंबली के अंदर जाता है जहाँ पे जाके वो इनके हकूक़ की बात करता है। लेकिन माजरत के साथ पंजाब असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, किसी भी सूबे की आप असेंबली पार्लियामेंट उठा के देख लें, वहाँ पे अवाम के हकूक़ की बात नहीं की जाती है, वहाँ पे अपने हकूक़ की बात की जाती है। अगर वो किसी सरकारी दफ्तर में चला जाएगा ना, सरकारी दफ्तर के ऑफिसर ने उसको प्रोटोकॉल नहीं ना दिया, तो अगले ही दिन जो है अगर असेंबली का सेशन चल रहा है तो तहरीक इल्तवाई कार आ जाएगी, उस तहरीक इस्तेहकाक आ जाएगी, उसका इस्तेहकाक मजरू हो जाएगा, उसके ऊपर मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी होगी, वॉकआउट हो जाएगा, वहां पे नारे लग जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जब अवाम के हकूक की बात आएगी ना, तो अवाम के हकूक के ऊपर कोई बात नहीं करता। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट असेंबली कवर करता हूँ, मैंने देखा है। अभी भी कल जो एहतजाज हुआ, चलें कुछ भी कह लें, ऊँट के मुंह में जीरा कह लें, आटे में नमक के बराबर कह लें, चलो बोलिया तैसी कोई बोलिया, आगे से जो रिएक्शन आ रहा था ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़ा काबिल अफसोस था। इसका मतलब है कि जो अशिया खुरोनोश, पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हो रही हैं, ये साफ जाहिर है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिस्पांस आ रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई, आपकी तो लाखों रुपया तनख्वाह है, लेकिन उस गरीब दिहाड़ीदार का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसका पता नहीं रेडी के ऊपर पड़ा हुआ फल बिकना या नहीं बिकना। अच्छा, आपने गरीब का जिक्र किया तो यहाँ पर रिक्शा यूनियन जो है वो कल एहतजाज करते रहे। 3 साल में पेट्रोल 21 बार महंगा, रिक्शा ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज रहे। अब ट्रांसपोर्टर्स किराए ना बढ़ाएं तो क्या करें, मुझे सिर्फ ये बता दें। क्यों ना बढ़ाएं, वो बढ़ाएंगे ना भाई, जब आपको पेट्रोल ही इतना ज़्यादा महंगा मिलेगा। अब मुझे बताएं वो किस तरीके से जो है वो पुराने किरायों के अंदर जो है वो सवारियों को लेके जाए। फिर आप कहें कि कोरोना SOPs के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, आपने आधी सवारियां लेके जानी है, तो आप कोई उनको सब्सिडी दे रहे हैं। आप यकीन माने, कल चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब को हमने लिया टेलीफोन लाइन पर और वो कह रहे थे बड़े मुतमईन होके कि पता नहीं आप लोग किन लोगों के पास कैमरे लेके चले जाते हैं। मैंने कहा आप एक दफ़ा बाहर निकल के देखें। माजरत के साथ उनको तो ये भी नहीं पता था कि कीमतों में इजाफा हुआ, क्योंकि वो दुबई में बैठे थे और टेलीफोन करने पे उनको ये बताया गया कि जी कीमतों में इजाफा हुआ पेट्रोल की मसनूआत की, आपका मौक़िफ़ चाहिए। बड़े पुरसकून अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि बहुत गरीब ममालिक के मुकाबले में हमारी कीमतें अभी भी जो है इस्तेहकाम है, और साथ ही साथ ये भी बहुत आराम से कह दिया। अब मैं ये सब कहानी क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर खबर में लिखा है और मैंने कल हर टीवी चैनल पे देखा है, आप यकीन माने अवाम वाकई बद्दुआएं दे रही है। चले हम कहीं ऐसी जगह पे कह, मैंने तो कहा था, ऑफर की थी कि चीमा साहब आप हमें कहीं कैमरा लेके ले जाए, हम नहीं जाते, जहां आप लेके जाएंगे हम वहां चले जाएंगे, वहां पर देख लेंगे लोग कितनी आपको दुआएं दे रहे हैं, कितना कह रहे हैं कि हुकूमत ने रिलीफ फराहम किया है। चले हम भी गलत जगह पर चले जाते हैं। क्या हर जगह पर, हर टीवी चैनल पे लोग गलत जगहों पर ही जा रहे हैं अपने कैमरे लेकर, लोगों को कह रहे हैं कि आप हुकूमत को बद्दुआएं दी। देखें अना चीमा साहब बड़े मोहतरम हैं, भाइयों की तरह हैं, लेकिन माजरत के साथ उनको इसलिए कोई परेशानी नहीं है, उनको इसलिए कोई इशू नहीं है कि उनका चलता बिजनेस है, कारोबार है, मुख्तलिफ जगहों पर उनका कारोबार है। साहब यकीन माने उनको पता ही नहीं था, उनके इल्म में ही ये बात नहीं थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। यही इशू, यही मसला है कि जिन लोगों को इश्यूज के बारे में मालूम है
वो इक़्तिदार से अलग है या वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। और जिन लोगों को इश्यूज़ के हवाले से कोई परेशानियां नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर फायज हैं। अभी मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं ना उस दिन ना ये बरतानिया के अंदर, ये आपको पता है पेट्रोल का बहरान चल रहा है, तो मैं लिखते लिखते रह गया। मैंने कहा लो पाकिस्तानियों तैयार हो, ये पेट्रोल बदन वाला, कसम खुदा की अगले दिन ये पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा अभी आपको एक और बताता हूँ, अमेरिका के अंदर गोश्त की कीमतों का बहरान चल रहा है। गोश्त की कीमतें ज्यादा होंगी, उनको परेशानी पड़ी हुई है कि क्या कैसे करना है, गोश्त भी महंगा होने वाला जी। मैं पेश की आपको बता रहा हूँ सर, अपोजिशन नहीं करेगी एहतजाज, अपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा मुझे तो आवाम की भी नहीं समझ आ रही है, मतलब हर रोज एक महंगाई की लिस्ट हम शेयर कर रहे हैं। आपका पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी करने की सिफारिश कर दी गई, आपकी अशिया फ़रोनोश महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देंगे। मतलब एक चेन है ना, पेट्रोल से स्टार्ट होती है और फिर वो सीरीज जो है वो चलती जाती है। अब मुझे नहीं समझ लगती अवाम क्यों आराम से बैठे हैं, क्या करें मुझे आप बताइए ना, क्या करें? सड़कों पे निकलेगी पुलिस, मारेगी, छुड़ाने के लिए कौन आएगा? आप मुझे बताएं। टाइम जो वेस्ट होगा, दिहाड़ी कटेगी, दिहाड़ी कटेगी, कौन आएगा? किसने 2 वक्त की रोटी देनी? किसने आना? आप मुझे बताएं कौन आएगा? सही कह रहे हैं। हमजा साहब आएंगे, शहबाज साहब आएंगे, राना मशहूद साहब आएंगे, कौन आएगा? मियां साहब आएंगे, मरियम नवाज आएगी, कौन आएगा? अब बिलावल साहब आएंगे, कौन आएगा? उनको छुड़ाने के लिए किसने आना? आप मुझे बताइए। मैंने आपको इसलिए कहा ना कि इस कौम को, वो कौम जो हर बहरानों के अंदर बड़ा सीना सुपर होकर खड़ी हो जाती है, अभी भी ये खड़ी हो सकती है, कोई भी बहरान आएगा ये खड़ी हो जाएगी। ऑनेस्टली सारी चीजें पीछे रख के ये एकदम सीना तान के करके खलो जाएगी। लेकिन इस कौम को मुर्दा कर दिया गया है, इस कौम के जिस्म में से जान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खींच ली गई है। इन बेचारों को सबको अपनी पड़ी और ये सिलसिला रोका नहीं जा रहा। LNG की कीमत में इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मतलब अवाम कहाँ जाए? अवाम कहीं नहीं जाए, अवाम जाए भाड़ में। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुकूमत और अपोजिशन कह रही है, भाड़ में जाए भाई, उनका किचन चल रहा है आपके पैसों से, आपके दिए हुए। अच्छा मैं आराम से बात कर रहा हूँ ना, जज्बाती तो नहीं हुआ ना? चलो शुक्र है। मैं देखे ना, अवाम के दिए हुए पैसों से, अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। देखे ना, शौकत तरीन साहब जो हैं वो बड़े आराम से खड़ा होकर कह रहे वो फला मुल्कों के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमत इतनी है, पेट्रोल की कीमत इतनी है, हमारे पहले ही कम है। ओ यार तुसी देख ही रहे हो, आप दे क्या रहे हैं आवाम को? आप आवाम की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। सर पैसे क्या, जान भी निकाल ली है आप तो। ये मुर्दा जिस्म है, जिधर मर्जी इसको घसीट के ले जाए। जब दवाइयां ना तो मिलेंगी जो जरूरत की हैं, और जो मिल रही हैं उनकी कीमतों में डबल ट्रिपल इजाफा कर दिया गया, तो फिर वाकई किसी की जान निकालने के कसम खुदा दी बोल बोल के अल्फाज भी मुक गए ने। हुण ते तनकीद करके हुण मेरे सिर दे विच दर्द स्टार्ट हो गई है। सीरियसली यही हालत, यानी कि आप सुबह को उठते हैं तो आपको ये फिक्र होती है यार आज दिहाड़ी की बनेगी, कार की लेके जावांगा। रात को सोते हैं तो ये परेशानी लाहक होती है कि यार सुबह दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ईमान से दूसरे बंदे की बट साहब, ये सर हर बंदे की ये सोचा, मां स्वाय उस तबके की कि जिनका कारोबार इस सारी चीजों के बावजूद चल रहा है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, जो अपने AC लगे कमरों के अंदर बड़े इत्मीनान के साथ सोते हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैं ये पंजाब असेंबली की जब मैंने कार्रवाई देखी ना, जिस तरीके से माजरत से ये खवातीन अरकान असेंबली जिस तरह से वो एजेंडे की कापियां उठा उठा के यूं करके मार रही थी ना, मुझे अफसोस हो रहा था कि ये हमारी बहनें, हमारी माएँ ये क्या एटीट्यूड अपना रही हैं। चलो मर्दों की तरफ से होता तो हमें समझ लगता है, ये वो माएँ बहनें हैं जिन्होंने घर का किचन जो है वो मैनेज करना होता है, उनमें से कई जॉब्स भी करती हैं, लेकिन एटीट्यूड उनका ये था यार पेट्रोलियम की। अच्छा आप अपने वजीर आजम पर तनकीद पर जरूर आप उसका जवाब दें, लेकिन पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हुई है भाई, सबके ऊपर असर गया है। कोई बंदा इससे पीछे नहीं रहा कि कोई इससे महंगाई से हाँ, इसका मतलब है कि फिर आप महंगाई से मुतासिर नहीं हुई हैं। यही हो सकता है ना, जो बाहर से कमा के आपका घर का फर्द जो है, सरबराह जो है, वो आपको ला के दे रहा है, अगर वो 100 की बजाय आपको 50 ला के देगा, सबसे पहले तो लड़ाई तुसी करनी है। और इसका नतीजा हम देख भी रहे हैं ओवरऑल हर घर में। शाहीन साहब जो खबरें शेयर करते हैं घरेलू नाचाकी की, लड़ाई झगड़ों की,
बेसिकली वजूहात अगर पीछे देखा जाए तो यही होती हैं। जराइम क्यों बढ़ रहा है, यही वजह, स्नैचिंग क्यों हो रही है, Exactly. राह चलते डकैती मर्डर क्यों हो रहे हैं, मोबाइल क्यों छीने जा रहे हैं। बट अब ये सिलसिला तो नहीं रुकने वाला है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लाजमी है हमारी, इसको नहीं हमने लेट करना। खैर अगली खबर जो है ब्रेक से आकर डिस्कस करनी है, और अगली खबर हमारे पास होगी ठोकर नियाज बेग में वालिद जल्लाद बन गया, दूसरी बीवी के साथ मिलकर 10 साला मासूम बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस खबर की डिटेल में जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली खबर क्या है जी। क्राइम हॉटस्पॉट पर मजीद 490 कैमरे नस्ब करने की तैयारियां की जा रही हैं। शहर में जराइम की सूरत हाल कहां पर स्टैंड कर रही है, हर रोज कल इरफान के साथ भी हमने जो खबर डिस्कस की थी, काफी डिटेल में जराइम की सूरत हाल पर इरफान ने हमें डिटेल बताई। अब पहले कौन सा ये कैमरे जो हैं वो इतना जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं जो अब मजीद कैमरे नस्ब करने की तैयारियां की जा रही हैं। लगे कैमरों को व्हाट्सएप क्यों नहीं ठीक किया जा रहा पहले? देखें, इसके अंदर सबसे अच्छी जो खबर है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखें, 74 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब वो बेशक जो है वो 74 लोग सिफारशी हुई हैं जैसे मर्जी हों, चले 74 ख़ानदानों को ये रोटी फराहम करेंगे। बाकी कैमरे शैमरे छड्डो जी, कैमरे शैमरे ला के की होंदा, असी भी तो कैमरे ला के बैठे हैं ना, असी भी रोज़ कैमरे दे अगे आके बोल लेंगे, कोई फ़र्क पिया? बिल्कुल कोई फ़र्क पड़ता है? हम रोज़ कैमरों के आगे आके बोलते हैं, हम इधर प्रोग्राम में भी बैठे हैं, भी उठ के बाहर जाएंगे, सड़क पर जाके भी कैमरा लगाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, कोई किसी को फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप लगा दें बाहर कैमरे, जो पहले से कैमरे लगे हुए हैं, जो आपने बात की, आप मुझे बताएं उससे कितना फ़र्क पड़ गया? नहीं, और पहले से जो कैमरे खराब है बट साहब उनको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? आप नए कैमरों की तरफ देखिए, उस कंपनी के साथ इनका लेन देन खत्म हो गया होगा ना। खैर हमें ये बताया गया, साई साहब ने बताया कि पासवर्ड इनको नहीं पता, जब तक उनकी अदायगियां नहीं की जाएंगी वो पासवर्ड नहीं बताएंगे, और कैमरे आप ये देखें वो साबका गवर्नमेंट ने शायद करवाए थे, बिल्कुल, यानी कि इंतहा आप देखें कि आपने जिस कंपनी से करवाए आपने उनसे पासवर्ड भी नहीं लिए, यानी कि वो आपके इन कैमरों को बैठ के टेक्नोलॉजी का दौर है, उनके हमेशा मरहून मिन्नत रहेंगे। एग्जैक्टली, वो जहां से मर्जी बैठ के, बिल्कुल ऐसे जहां से मर्जी बैठ के उन कैमरों को कंट्रोल कर ले। अच्छा, सारे कैमरे जिनसे हैं वो दुरुस्त हालत में नहीं है। अच्छा, इन कैमरों का सबसे बड़ा सिर्फ एक ही काम है, जराइम की रोकथाम तो दूर की बात है, किन्ने के फड़ लेने, कोई कद्दा फड़। अच्छा, जो पकड़े जाते हैं ना, ये जो सीसीटीवी हम चलाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ लिया गया, ये सेफ सिटी के नहीं है। हाँ, ये लोगों ने जो खुद अपनी मदद एग्जैक्टली, अल्लाह आपका भला करे। ये वो कैमरों की फुटेज होती है कि जो लोगों ने खुद से कैमरे लगाए होते हैं अपने घरों के बाहर या अपनी सोसाइटीज के अंदर, तो उन कैमरों की मदद, ये सेफ सिटी का इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। हमारे एक दोस्त हो सकता है फोन करके कहीं को हाथ तोला रखो, उसने कहा भी है आपको, तो भाई ये सेफ सिटी का कमाल नहीं है, ये उन लोगों का कमाल है। आप नए कैमरे लगा दें, नया बजट निकलेगा, नए बजट के अंदर से कितने लोगों की खपत होगी, ये तो भाई। लेकिन जरूर अगर इन 490 कैमरों का फायदा किसी एक को भी हो जाए तो वो भी हम जरूर आपके साथ शेयर फायदा ना होगा ना, फायदा कमाल कर रही है तुसी ना। अच्छा, मैं गल मैं करनी तुसी करती है, देखो गल ना मेरी लड़ाई हो जाएगी। बट साहब नहीं, चालान से वाकई लोग तंग आ जाते हैं और ये गैर जरूरी चालान। देखो ना, तुसी ते इंज भी चालान कीते गए ने कि कहंदे मोटरसाइकिल किसी दी मोटरसाइकिल ते जा कोई होर रहा, तुसी वो चलना तस्वीर दे नाल खातून दे नाल बैठा है, घर भेजता है, बुढ़ी लड़ पई, केड़ी बुढ़ी नाल जा रहा सा तू है? यानी कि इन कैमरों का तो ये भी कमाल रहा है कि नहीं रहा, मुझे बताए ऐसे ही कमाल रहा है। लेकिन मैं बार बार ये भी चीज मेंशन कर रही हूँ कि अगर किसी का भला होता है, ये जो 490 नए कैमरे लगाए जाएंगे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई चोरी डकैती की वारदात होती है, किसी का फायदा अगर इससे होगा तो हम वो चीजें भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर होएगा तो मैंने जरूर दसना, मैं इरफान को जरूर पूछूंगा, साई साहब से भी जरूर पूछूंगा अगर कोई फायदा होगा। मैंने कहा कि फायदा अगर होगा तो उन लोगों का होगा जिनके लिए ये बजट निकलेगा, जिन लोगों के साथ ये लेन देन होगा। हाँ, उन 74 अफराद का भी फायदा होगा कि जिनको आप अकोमोडेट कर रहे हैं। वो मैंने पहले कहा वो सिफारशी हुई है जैसे मर्जी हो, चलो रोटी रोजी तो लगेगी ना इस दौर के विच, फायदा ये होगा। लेकिन तीसरा फायदा होगा ट्रैफिक वालों को, बिल्कुल, जिनकी जेब गर्म होगी, इन कैमरों की मदद से वो चलान जो भी जाएंगे उनके फंड के अंदर जमा होगा। 4-4, 6-6 बंदे खलोते उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले नू घेर के कहना था चलान करना है। अच्छा, वो चलान ठीक भी करते हैं, मैं इससे बिल्कुल
एग्री करूंगा, वो चलान ठीक भी करते हैं, वायलेशन होती है, लेकिन यार अपने काम वाले भी तो थोड़ा ध्यान दिया करो ना। बिल्कुल काम की तरफ ध्यान नहीं देना, सारा फोकस सिर्फ इस कैमरों के ऊपर। बट साहब हमारी तरफ जो है अब टाइम की कमी है, तो इसलिए हमें ब्रेक की तरफ जाना है। हमेशा नहीं आ जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, फिर शो में आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने सेगमेंट्स शामिल करने हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल से भी आपको बाखबर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की थी, वहाँ पर चूंकि पानी जमा हो गया, और अभी हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट में भी ये बात की कि शहर में जो तामीराती काम चल रहे हैं, क्योंकि मौसम की ये सूरत हाल है कि बारिशों का सीज़न है, तो कभी भी बारिश हो जाए तो ये तामीराती काम बुरी तरह से मुतासर होते हैं। सेकेंडली, राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहता है। गुलाब देवी अंडरपास पर भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ से गुजर के आई हूँ, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर थी। तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए, ऑल्टरनेट रास्ता जो है वो अगर आप इख्तियार कर लेंगे तो मुश्किलात से बच सकेंगे। आगे प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाएंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं डेंगू की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। चूंकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं? एक तो शहर में बारिशें हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल वेदर है, कंडीशन ऐसी है कि इसमें डेंगू जो है वो मजीद अपने पर जो है वो फैला सकता है। आपने एहतियात करनी है, लेकिन असल में वजूहात क्या हैं डेंगू के फैलाव की, और आपने एहतियात किस तरह से करनी है? हमारे रिपोर्टर अजमत मौजूद हैं जी, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच के साथ, वो इस पे इजहार ख्याल कर रहे हैं। ओवर टू यू। आज बिल्कुल, एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। तो कोरोना के साथ डेंगू अब महकमा सेहत के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है, और एकदम से जो डेंगू के केसेस में क्यों इजाफा हुआ, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमरान सिकंदर बलोच हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 42 के लिए अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। सर, ये बताइएगा कि क्यों एकदम से डेंगू के केसेस बढ़ गए, इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि दर्द-ए-सर नहीं है महकमे के लिए। महकमे इन्हीं कामों के लिए डिज़ाइंड है, और हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम एक वक्त में इस तरह के पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को दोनों तरफ से रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक आपने डेंगू की बात की है, डेंगू का एक साइकिल है, हर चंद साल के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। 2019 में यही साइकिल रावलपिंडी में देखने में आया, और 3000 से ज़्यादा केसेस हो गए थे सितंबर के एंड तक। अभी तक अगर आप देखें तो पूरे पंजाब में 1800 केसेस हैं, हम अभी 2019 के लेवल तक भी नहीं पहुँचे। टोटल 4 डेथ्स हुई हैं। सिस्टम हमारा जो हॉस्पिटल्स का है वो उसको मैनेज कर रहा है, जो अद्वियात और स्प्रे की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही कोई अबनॉर्मल सूरत हाल है, ये एक्सपेक्टेड थी और इसके लिए हम तैयार थे। सर, इसकी थोड़ी सी आपको ये डिटेल दे दूं कि हमने केसेस देखे हैं कि अब तक लाहौर में 1500 केसेस हो चुके हैं। अगस्त तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 436 कंफर्म केसेस थे, लेकिन इस सितंबर के अंदर हमने देखा है कि तकरीबन 1000 केसेस का इजाफा हुआ है। तो आपने 1 माह के केसेस एक तरफ, तो 7 माह के केसेस एक तरफ है। इसके अलावा डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिला इंतजामिया की जानिब से सर्विलेंस नहीं की गई, जिसकी वजह से डेंगू एकदम से फैला है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले साल और इस साल के मानसून के पैटर्न में फ़र्क क्या है। पिछले साल आखिरी बारिश तकरीबन 4 सितंबर को हुई थी, और कल तक लाहौर में मानसून की बारिशें चल रही थी, और एक्सपेक्टेड है कि कल भी होंगी। तो ये जो डिलेड वेदर है, इसका एक इफ़ेक्ट आता है, और ये वो इफ़ेक्ट है जो इस साल में हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। जहाँ तक सर्विलेंस और एक्टिविटीज़ की बात है, इस वक्त लाहौर शहर में लाखों के हिसाब से घरों की सर्विलेंस विज़िट हो चुके हैं। हमें एक बार मैं बल्कि आपके वसातत से ये भी बताना चाहूँगा, बड़ा एक इल्ज़ाम भी आता है कि जी हम स्प्रे नहीं कर रहे। तो वो समझाने की भी ज़रूरत है कि स्प्रे का ये मतलब नहीं है कि फॉगिंग वाली मशीनें उठा के जगह जगह धुआं कर दें। उससे जो लोगों को सेहत के नुकसानात होंगे वो शायद डेंगू के नुकसानात से बहुत ज़्यादा हैं। तो स्प्रे की एक पूरी मेथडोलॉजी है, जहाँ सी के इर्द गिर्द 48 घरों का सिर्फ स्प्रे करना होता है और इंडोर करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ज़िला इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है। ये इस सीज़न में एक्सपेक्टेड था, और उन्होंने जो उसके लिए मय्यज़ लेने थे वो बिल्कुल बर वक्त लिए। मेरा ये सवाल है कि जो महकमा सेहत है, ख़ासकर ये गवर्नमेंट जो है, ये ऑर्थोडॉक्स वे से क्यों जाती है? पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं आई, क्योंकि डेंग वैक्सिया जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में आ चुकी है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ सर मेरा सवाल ये है कि सिंगापुर में यही सूरत हाल हुई थी, लेकिन उन्होंने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो डेंगू के केसेज हैं उसको निपटाया कि एक लेबॉर्ट्री में ये जो डेंगू का जो मच्छर है ये लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, और उसके बाद उसको फिजा में छोड़ दिया जाता है, और जब ये फीमेल के साथ क्रॉस होता है तो ये जो एग होता है वो परवरिश
नहीं पाता, जिससे जो डेंगू जो फीमेल होता है वो 7 दिन तक ख़त्म हो जाता है। और ये प्रोसेस करके जो सिंगापुर ने डेंगू पर बहुत हद तक काबू पा लिया, तो हम क्यों ऑर्थोडॉक्स वे से सर्विलेंस कर रहे हैं, उस पर हमारा पैसा भी लग रहा है, स्प्रे भी लग रहा है, तो क्या सारी ज़िंदगी हम इसी तरीके से चलते रहेंगे? लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स वे नहीं है। आपके इल्म में है कि आज से 1.5-2 साल पहले इसी महकमे ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई और जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने जो हमें एडवाइस की, हमने उसके हिसाब से अपनी SOP बनाई है। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं डेंगू के। ब्राज़ील जो हमसे ज़्यादा मुआशी तौर पे भी ताकतवर है और उसकी टेक्नोलॉजी भी हमसे बेहतर है, 7 लाख केसेस तो वहाँ हैं। बांग्लादेश में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, फ़िलीपींस में, वियतनाम में हज़ारों के हिसाब से केसेस इस वक्त हैं। तो ये तो एक फ़िनोमेना है जो इस पूरे रीजन में इस सीज़न में है और किसी भी मुल्क ने अभी तक जिस तरीके से आप कह रहे हैं डेंगू को कंट्रोल नहीं किया। मेरा तो ये ख्याल है कि हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि अभी तक इस तरह से पंजाब में डेंगू नहीं फैला जिस तरीके से बाकी मुल्कों में, नेबरिंग इलाकों में फैल चुका है। डेंगू वैक्सीन अब टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तो फिर टेक्निकल लोग ही दे सकते हैं। ठीक है सर, अब कोरोना पे मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं कि डेंगू के साथ जो कोरोना के केसेस हैं उनमें बतरीज इजाफा देखा जा रहा है। क्या वजह है कि जो कोरोना की शरह है वो कम नहीं आ रही और अब तक कितने शहरियों को वैक्सीन लग चुकी है? आज आपने कल हमारी लास्ट डेडलाइन थी महकमा सेहत की जानिब से, जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको पेट्रोल पंप्स और दीगर जगह पर पाबंदी होगी। तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? हम देख रहे हैं कि आज भी पेट्रोल पंप पर उस तरह की सख्ती नहीं है। अगर महकमा सेहत इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो जो लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोविड की जो चौथी वेव है वो इस वक्त डिक्लाइन हो रही है। इस वक्त पंजाब की जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 4% से भी कम हो चुकी है, 3.2-3.4% पे, और ये पिछले चंद माह में लोएस्ट इस वक्त हम स्टेज के ऊपर हैं। दूसरी बात है जो वैक्सीनेशन की, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने पहले टारगेट दिया कि अगस्त के एंड तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको हम 40% को फर्स्ट डोज लगा लें, और हमने तकरीबन वो टारगेट अचीव किया। उसके बाद वो टारगेट चेंज हुआ और 15 से 18 का एज ग्रुप भी शामिल हो गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, थैंक यू सो मच अजमत। लेकिन डेंगू से आप लोगों ने बचना है तो आप लोगों को भी एहतियात करनी है। हम आगे बढ़ेंगे, मोबाइल रेट्स हैं मेरे पास। अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का, ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले है जी ओप्पो A5 मोबाइल, और इसकी कीमत क्या है अगर आप खरीदना चाहेंगे? 29,999 रुपये में आप खरीद सकेंगे। ओप्पो A53 मोबाइल है, 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो F1 मोबाइल और इसकी प्राइस क्या है जी? 23,900 रुपये। ओप्पो F3 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 28,900 रुपये। जी, मोबाइल रेट हमने आपको बता दिए। मोबाइल की कीमतें तो महंगी हैं, लेकिन अगर आपने बचत करनी है तो हम आपको बता देते हैं कि बचत का कौन सा रास्ता है जी बचत बाजार में। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जहां पर ऑफ लगी हैं, जहां पर आप जा सकते हैं और आपको कम कीमत पर अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, आपके पसंद के मिल सकते हैं। तो ब्रांड्स में सबसे पहले हमारे पास है जी MTJ। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 40% ऑफ है। जनरेशंस पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। अलकरम अप टू 50% ऑफ, और निशात पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर अप टू 70% ऑफ है। सो शॉपिंग के बाद कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। सब्जियों की कीमत हमें बता रही है मायदा बाहर मौजूद है। जी मायदा, बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, बात करें सब्जियों के रेट की तो सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। पहले जो बीफ था वो आवाम की पहुंच से दूर हुआ, लोग मटन की तरफ आए, लेकिन वो भी जो है उसके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो गरीब आवाम की तो पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है।
उनके लिए चिकन थोड़ा सा खाना आसान था, लेकिन उसके साथ अब चिकन के रेट्स भी देखे जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके साथ बात करें सब्जियों की तो मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट्स मौजूद हैं। सब्जियां ही एक इंसान गरीब आवाम की कुव्वत खरीद में थी, लेकिन अब जो है सब्जियों की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मैं कुछ कीमतें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो आलू है वो 60 से 70 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ अदरक की बात करें, मसाला है ये, इसके बगैर हांडी भी जो है वो इनकम्प्लीट होती है, तो ये 300 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 40 से 50 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ शलजम जो है वो 100 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। बंद गोभी 60 रुपये, मटन 280 रुपये, करेले जो हैं वो 120 रुपये जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। ये तो सब्जियों के रेट्स थे, लेकिन इसके साथ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। मैंने तो बता दिया आपको कि सब्जियां जो हैं वो इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो यहाँ सब्जियां खरीद रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सब्जियां जो हैं उनके रेट्स रोज ब रोज बढ़ रहे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, हर बंदे की एक अप्रोच होती है, जिसकी जितनी कमाई से अपनी सेल उसकी है या उसकी जो जितनी उसकी आमदन है उससे डबल रेट है, तो बंदा तो परेशान होगा। तो वजह ये है कि मिडिल क्लास से लेके छोटा तो है, वो बड़ा भी रो पड़ा है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं अभी आपने घबराना नहीं है, तो लोग घबराए, लोग तो अब वो खुदकशी करने शुरू हो गए ना। अब तो हर चीज़ इंसान की जेब में जितने पैसे कम हुए होते हैं। मैं अब लेने आया हूँ, सब्जी लेने आया हूँ, उससे 1400 बता, मेरी जेब में 1100 है। अभी आप खुद देख लें आपके किस तरफ हम जा रहे हैं। हम अपने मुल्क की जो काश्त है वो हम ऐसे जैसे कि हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लगता तो ऐसे है। देखें 4 रुपये लीटर पेट्रोल भी महंगा हो गया है, हर चीज़ देखें कहाँ पे जा रही है। आप 150 रुपये किलो घी वाला 350 रुपये किलो घी हो गया है। गोश्त कहाँ चला गया, चिकन कहाँ चला गया, हर चीज़ अप्रोच से बाहर है, तो खुदकशी तो बढ़ेंगी। तो ये मामलात हैं। जी बिल्कुल, ये एक आम शहरी की आपबीती थी। जो यहाँ सब्जियाँ लेने आते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो एक गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से जो है सब्जियाँ दूर हो गई हैं। हुकूमत से शहरियों की अपील है कि इस पे जो है वो बर वक्त एक्शन लिया जाए। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतों पर शहरी तो परेशान है जी। अब मीट रेट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनित शॉप के रेट है। बीफ पर केजी अगर आप यहाँ जाएंगे तो 630 रुपये किलो में आप खरीद सकेंगे, और बीफ मंस आपको यहाँ से मिलेगा 735, 735 रुपये किलो। मटन पर केजी 1450 रुपये किलो में अवेलेबल है, और मटन मंस 1585 रुपये किलो में। इसके बाद ही जिसको सस्ता प्रोटीन कहा जाता है वो भी अब कुव्वत खरीद से बाहर होता चला जा रहा है। चिकन के सरकारी रेट हमारे पास हैं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 206 रुपये किलो में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त 299 रुपये किलो में आपको मिलेगा मार्केट से। और मौसम की तब्दीली के साथ अंडों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। रिटेल प्राइस 169 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए जी होलसेल पर। तो होलसेल पर 167 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे 2 रुपये की बचत के साथ। गोरमे पे अगर आप जाएंगे 168 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तमाम रेट्स थे जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हमने। आगे बढ़ते हैं, करेंसी के रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। डिफरेंट करेंसी रेट आपके साथ शेयर करेंगे, जी दिखाइएगा। जी तो सेगमेंट्स जो हैं वो पहुंचे हैं अपने इख्तिताम को। हमने मिलवाना है आपको अपने आज के मेहमान से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है जी कि मुल्क में किस तरह से लोग टैक्स अदायगी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ
टैक्स कल्चर को आम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा ही बातें करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि टैक्स आपने ज़रूर अदा करना है, लेकिन टैक्स की अदायगी के हवाले से हमेशा जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं उन तक टारगेट तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। रिसेंटली जो हमने देखा टैक्स गोशवारे जमा कराने के हवाले से जो डेट अनाउंस की गई थी उस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे जी डेट को एक्सटेंड किया जाए, उनके अभी टैक्स गोशवारे रहते हैं जमा कराने के लिए, तो इसको बढ़ा भी दिया गया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद टैक्स कल्चर को हम उस तरह से आम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़े लोग हैं जो कि टैक्स अदा नहीं करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये अदायगी का निज़ाम बहुत पेचीदा है? क्या लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता? तो असल में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद आबिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में कितने टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हैं और कितने टैक्स गोशवारे अभी इस साल जमा हो सके हैं? इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 4 लाख टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हैं और 15 तारीख तक हमारी जो तकरीबन 1.25 लाख के करीब हमारी रिटर्न्स आ चुकी थी। और ये लास्ट ईयर से जो इसके साथ टैक्स आया है वो तकरीबन 70% इंक्रीज़ होके आया है। तो इस दफ़ा जो रिस्पॉन्स यानी कुछ हौसला जो है वो हुआ है पिछले साल की निस्बत अगर देखें तो हालात बेहतर हैं जी, बहुत बेहतर हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है टैक्स पेयर की तरफ से। सही, टैक्स पेयर की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिनको हम कहते हैं कि जो बड़े कारोबारी हजरात हैं वो टैक्स अदायगी नहीं करते हैं, क्या वजूहात है इसकी और इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि उन लोगों को भी टैक्स नेट में शामिल किया जा सके? जी, इब्तदा में थोड़ा समय जो हमारे जो ताजा हज़रात और टैक्स पेस उनके कुछ फ़ियर्स हैं, कुछ एतराज़ात हैं, उसको प्रॉपर तनाज़र में मैं बात करूँगा कि इब्तदा में उनका ख्याल ये हुआ करता था कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स फाइलिंग के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए और असेसमेंट वगैरह के इश्यूज़ के लिए उनको टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और जो टैक्स असेसमेंट्स हैं वो प्रॉबेबली उनके मुताबिक जुडिशियस नहीं हुआ करती थी। इन तमाम इश्यूज़ को बोर्ड ने, FBI और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर दिया हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए और टैक्स पेयर फैसिलिटेशंस के लिए जो हमारी इक़दामात हैं वो बड़ा मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि पूरा हमारा एंड टू एंड सिस्टम इस वक्त तक ऑटोमेट हो चुका हुआ है। अगर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है तो आप अपने घर से बैठ के लॉग इन करके हमारी वेबसाइट पे तो टैक्स रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। टैक्स फाइलिंग के लिए आप अपने घर से अपने ऑफिस से टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट का निज़ाम आ चुका है। आप जो रिटर्न देते हैं वो रिटर्न बतौर असेसमेंट कबूल की जाती है। और सबसे बढ़ के ये कि जो हेयरिंग का निज़ाम है उसको हमने ई हेयरिंग और ई ऑडिट पे हम ले गए हैं कि आपकी अगर कोई हेयरिंग की ज़रूरत है किसी इशू पे तो आप अपने घर से बैठ के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ई हेयरिंग से ही आप अपने सारे मुतालबात हमारे सामने या अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। अच्छा, आप इतनी आसानियाँ बता रहे हैं लेकिन हमने तो ये सुना है कि जी ये निज़ाम बहुत ज़्यादा पेचीदा है। क्या वाकई इसमें सदाकत है कि ये टैक्स फाइलिंग का निज़ाम बहुत ज़्यादा पेचीदा है? फाइलर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप एनी टाइम आप हमारा एक टैक्स आसान ऐप भी मौजूद है, आप मोबाइल से कर दीजिए। आप अपने घर से बैठ के कंप्यूटर के ज़रिए फाइलिंग कर लें। बहुत आसान हो चुका है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन अपनी रिटर्न्स खुद फाइल कर सकता है। ये बहुत आसान है। बहुत आसान है। ठीक है। असल में होता यूँ है कि जब आप रिटर्न का फॉर्म देखते हो ना तो मुख्तलिफ किस्म की इनकम्स होती हैं। 8-7 अगर इनकम के हेड हैं, मैं और आप सैलरीड पर्सन हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि मेरी इतनी सैलरी थी और मेरा इतना मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया एंड दैट्स ऑल। बाकी सिस्टम कंप्यूट करके आपको बता देगा। अगर कोई बंदा बैंक से प्रॉफिट ले रहा है उसके लिए अलहदा है। अगर आप प्रॉपर्टी इनकम उसमें सिर्फ आपने अपनी इनकम लिखनी है कि मेरी इतनी इनकम है। सिमिलरली मुख्तलिफ हेड्स हैं। अगर कोई साहब 8-10 हेड से इनकम कमा रहे हैं तो उनको 8-10 जगह पे जाके छोटा छोटा डाटा जो है वो पंचिंग करना पड़ता है। शायद इस वजह से वो फील करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। ये जिस बंदे के पास है इनकम का एक सोर्स, मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बताना है कि मेरी टोटल मेरा टर्नओवर कितना था, मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, ये मेरी इनकम आ गई है। अच्छा, नॉर्मली लोगों को यही नहीं पता। हमारे यहाँ क्योंकि कोई एज सच लोगों को उस तरह से काउंसलिंग नहीं की जाती। कौन लोग टैक्स नेट में शामिल होते हैं?
किसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ हमारे कैमरामैन भी मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बाय न्यूज़ रूम में लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आया उनके ऊपर टैक्स लागू है, वो टैक्स नेट में फॉल करते हैं या नहीं। तो थोड़ी सी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें किन लोगों पर लाजमी है टैक्स देना। जी, हमारा सेक्शन 114 है इनकम टैक्स का, अगर उसको पढ़ लें तो उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि किन लोगों ने रजिस्टर भी होना है और अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसमें सबसे पहले ये है कि जो गवर्नमेंट हर फाइनेंस एक्ट में एक मखसूस थ्रेशोल्ड मुकर्रर करती है कि इससे ज़्यादा जिसकी भी इनकम होगी उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दीजिए। इस वो 4,50,000 है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली एक ये चीज़ ऐड कर दी गई कि अगर आपकी 3 लाख और 4 लाख के दरमियान भी इनकम है तो आप बिजनेस का गोशवारा दे देंगे, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप रिटर्न अपनी दे देंगे। उसके बाद अगर आपने एनटीएन लिया हुआ है ऑलरेडी तो फिर भी आपने रिटर्न देनी है। उसके बाद आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पोजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड का घर है किसी म्यूनिसिपल एरिया में, एक कनाल बनता है, तो फिर भी आप टैक्स रिटर्न देंगे। अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा इंजन कैपेसिटी की गाड़ी है फिर आप टैक्स रिटर्न देंगे। तो इस तरह ये चीज़ें, और आपका अगर बिजली का बिल 5 लाख से ज़्यादा है फिर भी आप टैक्स रिटर्न देंगे। तो ये बड़ा ही क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है। और अगर पिछले 2 सालों पे आपके ऊपर कोई टैक्स लगा था तो अगले 2 साल तक अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो फिर भी आपने नील का आप गोशवारा अपनी रिटर्न दे दें, वो आपने देना है। तो ये लोग वेरी वेल डिफाइंड हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है कि किन लोगों ने टैक्स जमा कराना है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अभी तक एफबीआर को गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर बात की जाए तो कमोबेश जो है 13 लाख से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना, इसकी क्या वजह है? असल में कुछ अर्सा पहले एफबीआर का सिस्टम आपके इल्म है कि हैक हुआ था, तो अभी जब दोबारा उसके ऊपर लोड पड़ा है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि सिस्टम, चूँकि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है तो लोग ऑनलाइन फाइलिंग कर पा रहे थे। दैट इज़ वाई कि 15 डेज़ का इजाफा भी किया गया। तो लोग तो रिटर्न देना चाह रहे थे, लेकिन जब ये देखा गया कि टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं तो उन टेक्निकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए फिर 15 डेज़ का इजाफा भी किया गया है। तो होपफुली इस दफ़ा हम ये हमारा ख्याल है कि 40 लाख रिटर्न्स आ जाएंगी, लेकिन जो रिटर्न्स के साथ हमें टैक्स आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अर्ज़ किया, इधर भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल एफबीआर का देखें तो 38% पिछले साल से हमें बढ़ के टैक्स आया है। तो ये बड़ी ही एक फिनोमिनल ग्रोथ है। सही। मुझे ये बताइएगा, मैंने पहले भी जिक्र किया बड़े ताजिरों का, हमारे यहाँ जो जितने भी बड़े ताजिर हैं, शाह आलम मार्केट के ताजिर आप कह लें, जो कि बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं, ये वो ताजिर हैं जो कि वाकई अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं लेकिन अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लेकर आ रहे। नुकसान कौन भुगत रहे हैं? वो लोग जो कि टैक्स अदा कर रहे हैं। तो इनके लिए किस तरह से शिकंजा तैयार किया जा रहा है? कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है आपका? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट शिकंजा बनाने पे तो मैं कहूँगा वो नहीं, अगर आप अभी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ता है ना। अब हम कर ये रहे हैं कि उन सबको ये कायल कर रहे हैं कि टैक्स नेट के अंदर आए, उसके लिए कुछ एनफोर्समेंट मेजर्स डिवाइस की गई हैं। फियर्स हैं इनको जो टैक्स नेट का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहे, या वैसे ही टैक्स की अदायगी जो है इनके लिए मुश्किल? ट्रेडिशनली जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि कुछ फियर्स रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि ताजर हजरात अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, या रिकॉर्ड अगर मेंटेन्ड है तो वो टैक्स ऑफिसर को देते नहीं थे। टैक्स ऑफिसर की फिर एक डिस्क्रिशनरी पावर आती थी असेसमेंट करने की, जो ये समझते थे कि जुडिशियस नहीं है। तो एक इंप्रेशन ये गया कि अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो आपको शायद हार्श असेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये तो फियर्स है ना जो जुड़े हैं, जो बड़े जो टैक्स गुजार है वो टैक्स नहीं देते हैं। आप मुझे ये बता दें, अगर ये टैक्स दें तो इससे फायदे इनको क्या हो सकते हैं? जी, पहले भी जो सारा हमारा सिस्टम, हमारा मुआशरा चल रहा है, ये सारे का सारा हमारी जो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है उसी से ही चल रहा है। कैपिटल जो पब्लिक गुड्स की चीज़ें हैं, हमारे पुल, हमारी सड़कें, हमारा एक्सटर्नल जो हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका निज़ाम तालीम, निज़ाम सेहत, ये सारे का सारा उसी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। इसको पहले रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। अब जब हमें और ज़रूरियात हमारी बढ़ी, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक बंदा नहीं बना सकता, ये कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से ही बनना है। तो जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से, वो दूर ही तब होंगे जब हम एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये वो फ़ायदे हैं जो कि हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए टैक्स कंट्रीब्यूशन में आएंगे। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन टैक्स के हवाले से फैलाई जाती है,
कतई तौर पे उसके झांसे में ना आए। अगर कोई इशू है तो हमारी हेल्प 4 आवर्स काम कर रही हैं। किसी भी ऑफिसर को ओपन डोर पॉलिसी है, आप तशरीफ़ ले आएँ। आजकल एक हमारा एक 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया हुआ था, टैक्स लॉस 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा अनरेस्ट एक छोटे से ताजरों के तबके ने उनमें पाया जाता था, तो उनकी भी हमने सारी की सारी रिजर्वेशंस उनको एड्रेस किया है। वो ड्यू टू डिस इन्फॉर्मेशन ही था बेसिकली, उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं था। उसमें एक डिस्टिंक्शन पैदा करने की कोशिश की गई है कि वो लोग जो टैक्स सिस्टम में हैं और वो जो लोग जो नहीं हैं, तो उनको टैक्स सिस्टम के अंदर कैसे लाया जाए। और ये ताजरों का और टैक्स पेयर का अपना एक मुतालबा भी है। तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे या इधर उधर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो ये बताती है कि शायद गवर्नमेंट ने कोई बड़ा गलत काम कर दिया है, तो उसको कम से कम गवर्नमेंट से या हमारे ऑफिस से आके पूछ लें कि ये हुआ क्या है, डिस्कस कर लें, ताकि आपके लिए भी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रिस्पेक्ट, इज्जत वो चीज़ है जब आप किसी को देते हैं तो बिलाशुबा आप उसकी इज्जत तो कर रहे होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरह से आपके इर्द गिर्द मुआशरा जो है वो अच्छा हो सकता है। किसी को इज्जत देने से अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है और ओवरऑल मुआशरे में एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। हमने एक ऐसी तंजीम के बारे में सुना जो स्लोगन ये लेकर चल रही है कि पाकिस्तानी अवाम को इज्जत दो। बहुत ज़बरदस्त नारा है कि पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त दो। अपने लोगों को जब आप इज़्ज़त देते हैं, लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, तो मुआशरे में एक अच्छा सा माहौल पैदा हो जाता है। तो अवामी आवाज़ मूवमेंट वो तंजीम है जो कि ये नारा लेकर चल रही है। तो असल में इस तंजीम के क़याम का मकसद क्या था, क्यों इस तंजीम को शुरू किया गया, क्या मकसद था, किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि इस बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। चेयरमैन हैं अवामी आवाज़ मूवमेंट, सोशल वर्कर हैं मियाँ गुलजार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा इस तंजीम को कब आप जो है वो इसको आपने बनाया और इस तंजीम के क़याम का मकसद क्या था? इस तंजीम को बनाए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ठीक है। और इसके पीछे जो मकासद थे वो यही हैं कि हम किसी भी सरकारी अदारे में चले जाएं, हमारा काम ही नहीं होता, तौहीन अमेज़ रवैयों से आम शहरी को बहुत मुश्किल है पेश आया जाता है हमारे साथ। तो ये किसी एक बंदे का मसला नहीं है, 22 करोड़ लोगों का मसला है। तो हमने एक जद्दोजहद शुरू की है, एक तहरीक शुरू की है। एक तो लोगों को अवेयरनेस देंगे और दूसरा हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि ये कवानीन बनाए जाएं अदारों के लिए, ताकि अदारों में बेहतरी आए। अल्टीमेटली आम इंसान से इसका ताल्लुक है, हर बंदे से। बिल्कुल। तो अगर किसी को मुश्किल का सामना है, किसी इदारे में कोई जा रहा है, किसी मुश्किल को लेकर जा रहा है और उसको उस तरह से अच्छा फीडबैक नहीं दिया जा रहा, आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? वो इसलिए हमने इसलिए नहीं बनाई, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि ये अवेयरनेस दें, ठीक है, कि ये कवानीन बने। सपोज हम कहते हैं पुलिस का महकमा ले लें कि मेरे पे झूठा पर्चा हो जाता है, मेरी माशरे में इज्जत नहीं है, रिश्तेदारों में इज्जत नहीं है, इस चीज़ को रोका जाना चाहिए। हम कहते हैं इसके लिए एक कवानीन बनाया जाए कि मैं अगर झूठा पर्चा करता हूँ तो मैं 3 साल के लिए अंदर जाऊँ, मेरे ऊपर जुर्माना हो 5 लाख रुपए। पासदारी करवाना मकसद है। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि झूठे पर्चे रुक सकते हैं, उससे थाने भी खाली, अदालतें भी खाली। अगर मैं झूठा पर्चा करता हूँ, मैं SHO हूँ, तो मुझे सज़ा होनी चाहिए, 3 साल की सज़ा हो। मैं झूठा पर्चा करवाने वाला हूँ, मुद्दई हूँ, तो मुझे भी सज़ा हो, जुर्माना हो। ये चीज़ें रुक जाएंगी। जब तक हम कानून साजी नहीं करेंगे ये मामला नहीं रुकने वाला। बिल्कुल, कानून साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है ना। देखें अब तो खुला है ना, मैं जिसको मर्जी झूठा पर्चा करवा दूँ, जिसकी मर्जी तजलील कर दूँ, जिसको मर्जी जो मर्जी कर दूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तानी अवाम को इज्जत देना ही तंजीम का असल मकसद है। बेहतर नताइज मिल रहे हैं कुछ इसके? जी, इससे हम लोगों में पहले सोशल मीडिया में भी गए हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये एक बड़ा अच्छा मिशन है, आप इसको लेके चलें, हम आपके साथ हैं। अब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम फिर इसके एक आवाज़ उठाएंगे कि भाई 70 साल से हमारे लिए तो कवानीन बनी नहीं है। आपकी तंजीम में अगर लोग शामिल होना चाहें, अच्छी बात है, आप अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं,
अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो अगर कुछ वॉलंटियर, कुछ लोग इस तंजीम का हिस्सा बनना चाहे, बन सकते हैं? हाँ, मोस्टली बहुत सारे लोग हमारे पूरे पाकिस्तान से हमारे तंजीम का हिस्सा बन रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि हम लोगों को अपनी तंजीम का हिस्सा बनाएं, तो हम एक भरपूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि घर में बैठे रहने से, बातें करने से मसले नहीं हल होंगे। आपने कोई सिस्टम और प्लान भी तो बनाया होगा ना, जिसको अब आपने लेके चलना है, तो क्या आपका फ्यूचर प्लान है अपनी तंजीम के हवाले से? देखिए, फ्यूचर प्लान तो मैंने आप पहले बताया कि हम लोगों में पहले तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये मसला, इसका हल ये है। ठीक है। अगर ये हल हो जाएगा तो इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी ना। अब एक छोटी सी बात है कि मेरे घर पे कब्ज़ा हो जाता है, तो मैं उसको छुड़ाने के लिए धक्के खाता हूँ मुख्तलिफ जगह पे, अदालतों में, थानों में। हालांकि एक कानून बन जाए, एक अगर मेरी जगह पे कोई बंदा कब्ज़ा करता है तो उस इलाके का SHO जिम्मेदार होना चाहिए, वो उसको छुड़ाने का पाबंद हो, मेरी सारी ज़िंदगी कमाई चली जाएगी। फिर एक इलाके में मनशियात तो बिक रही हैं, तो बिक रही हैं, क्यों? वो SHO किस लिए बैठा हुआ है? अच्छा, ये उसकी लोग जिम्मेदारी जो कि है, मुआशरे में गलत किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी हम लोगों में से ही हैं, तो क्या इनको सजा दिलवाना भी मकसद आपकी तंजीम का? हाँ, देखें, कानून साजी होगी तो ये सारा चीज़ रुकेंगी ना। देखें, अदारों के लिए भी कानून साजी की ज़रूरत है, लोगों के लिए भी ज़रूरत है। एक इलाके में मंशियात सेल हो रही हैं तो हो रही हैं, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। हमारी नस्ल जो है मंशियात में जाई जा रही है, तेज़ी से राग़ब हो रही है मंशियात की तरफ। उस इलाके का SHO को जिम्मेदार होना चाहिए कि यहाँ मंशियात बिक रही है, आप जिम्मेदार हो। इस मुल्क में बदकिस्मती से ये बात है कि यहाँ कोई जिम्मेदार ही नहीं किसी चीज़ का, जो कुछ मर्जी हो, कोई अदारा किसी चीज़ का जिम्मेदार ही नहीं है, तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, तभी ये काम रुकेगा ना। और ये जो स्लोगन रखा गया पाकिस्तानी अवाम को इज्जत दो, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह यही है कि जितने भी सरकारी अदारे हैं, आप अदलिया चले जाएँ, आप थानों में चले जाएँ, आप वापडा में चले जाएँ, सपोज किसी भी सरकारी अदारे में आपको तौहीन-अमेज़ रवैये से देखना पड़ता है। सही। तो ये तौहीन-अमेज़ रवैयों को रुकना चाहिए ना। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? देखें, सबसे मैं एक बात और अभी एक प्लेटफॉर्म से करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जो ज़रूरत है, जो गैर मुल्की मसनूआत हैं, उनका बाइकाट करना चाहिए। एक मैसेज मैं और देना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो है ना, हमारे मुल्क को हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है, हमारी कौम को हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है। अगर हम बाइकाट करते हैं गैर मुल्की मसनूआत का, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, बेटों को रोज़गार मिलेगा। सही। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो IMF है हमारा खून निचोड़ रहा है, वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब डॉलर की कीमत नीचे गिर जाएगी, इसका एक ही तरीका है डॉलर की कीमत नीचे गिराने का कि हम गैर मुल्की जितनी भी मसनूआत हैं इनका बाइकआउट करें। सर, थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त कम है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।